मैं यहाँ लेके आ चुका हूँ आपका नया चैप्टर मैथ्स का, बिल्कुल नया रियल नंबर्स। उसको हम वास्तविक संख्या ही बोलते हैं। वन शॉट रिवीजन, बिल्कुल इजी स्टेप में समझाऊंगा पूरी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल योर कॉमरेड्स और इट्स पंकज मीना और द कॉमरेड्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। और मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नई वीडियो जो है मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर अपना रियल नंबर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे एकदम वन शॉट रिवीजन के टाइप में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। तो चलो चलते हैं कि वास्तविक संख्या के चैप्टर को आज पूरे को निपटाना है एकदम दासू टाइप से। इसके बाद में कोई भी बैकलॉग भी रह गया हो तो वो भी छूट जाए, तो वो भी इसमें रिकवर हो जाएगा। इसलिए अब देखो वास्तविक संख्या है, चलो जय बापा की माता दी की कृपा से चलते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू। तो देखो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब रियल नंबर्स होते हैं वो एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का जो ग्रुप होता है उसे ही वास्तविक संख्या बोलते हैं, है ना। तो इस चैप्टर को समझने पहले मैं थोड़ा आपके लिए बेसिक्स लेके आया हूँ। इस बेसिक्स को अगर आपने समझ लिया ना तभी तो आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं पहले बेसिक्स मेन पॉइंट लिख चुका हूँ जिसको आप दोबारा रिवीजन कर चुके। ऐसे तो आप इसको पढ़ चुके हो कि प्राकृत पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या क्या होती है, आपका ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक धनात्मक परिमेय अपरिमेय भाज्य अभाज्य पूर्णांक। फिर भी रिवीजन के लिए मैंने दोबारा इसको बता दिया है क्योंकि आपको रिकवर हो जाए। अगर आप भूल भी गए हो तो दोबारा माइंड में सेट हो जाए कि हाँ भाई भाज्य संख्या क्या होता है, परिमेय असहभाज्य धनात्मक ऋणात्मक। इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये काम आने वाला है। अगर आपका ये रह गया ना तो आपको मतलब थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। इसलिए अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से लेकर प्लस के अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है। बस ये ध्यान रखना है, इसमें बस प्लस क्यों नहीं चाहिए, लेकिन जीरो भी इसमें शामिल होता है, ऐड होता है। लेकिन प्राकृत संख्या क्या होती है, उसमें जीरो ऐड नहीं होता है, उसमें केवल एक से लेकर अनंत तक होती है। ये अनंत का चिन्ह होता है, अनंत का चिन्ह बोलता है उसको, अपरिमित अपरिभाषित बोलते हैं। थोड़ी इंग्लिश कम आती है इसलिए समझ जाइएगा। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या होती है, जो प्लस की हो। अब धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं अनंत तक। लेकिन बस क्या है, इसमें आप प्लस भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना भी लिखो तब भी कोई नहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर प्लस ना भी लिखो ना तभी उसको प्लस के बन जाता है। लेकिन माइनस में माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप माइनस का चिन्ह नहीं लगाओगे तो फिर वो तो भाई प्लस में चला जाएगा। इसलिए ऋणात्मक संख्या आपका माइनस को अनंत तक होती है। पूर्णांक क्या होती है, जब धनात्मक संख्या और पूर्ण संख्याओं को, जो ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या को आपस में जोड़ दिया जाता है ना तो पूर्णांकों का निर्माण होता है। जैसे ये हो गया जीरो, जीरो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, ये उदासीन होता है। जीरो को कभी का ना तो प्लस का चिन्ह लगता है ना माइनस का साइन लगता है, इसका ध्यान रखना। और अच्छा तो इमोजी बुजो के साथ भी थोड़ा मस्ती कर लो। ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों को एकदम ग्रुप के टाइप में हम पूर्णांक बोलते हैं। अब देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं जो जिसे हमें p बटा q के रूप में लिख सके, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो आ गया गलती से भी तो वो तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय में चला जाएगा क्योंकि उसका मान अनंत हो जाता है। अब जैसे मैं ले लूँ रूट चार। अब सर आपने रूट 4 कैसे ले लिया, अभी बताता हूँ भाई। रूट 4 कैसे लेके, रूट 4 का पूरा स्क्वायर निकलता है। रूट 4 का होता है 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 2। ये किसके इक्वल है, 2 के, बिल्कुल 2 के इक्वल है ये। अभी 2 बटा 3, ये भी p बटा q के माइनस में नहीं है। अब माइनस 5 कैसे लिया, इसकी माइनस को 5 को भी तो माइनस के 5 को भी तो मैं 5 बटा 1 लिख सकता हूँ। जैसे ही 2.5, अब जैसे 2.25, अब ये बार बार है ना रिपीट होगा बार बार, तो इसको भी ये ना परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसको मैं भिन्न के रूप में बदल सकता हूँ। क्लास 9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी आगे और बता। हाँ तो गाइस अब देखो भाज्य अपरिमेय संख्या को होगी जिसे हम p बटा q के में रूप में नहीं लिख सकते, और q आप क्या होगा, जीरो होगा। जैसे √2 इसका पूरा स्क्वायर नहीं निकलता है तो पॉइंटों में जाएगा, तो इसका क्या है, यह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है। और अभी इसको सिद्ध करने के क्वेश्चन भी करेंगे हम, सिद्ध करने के क्वेश्चन। अब देखो 0.2321 ऐसे चलता जाएगा, इसका कोई फिक्स मानिए, कोई फिक्स रिपीट नहीं हो रहा, तो इसे अपरिमेय में जाएगी। अब भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है एक एंड स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड हो, मतलब जो एक और खुद के अलावा दूसरे से भी कटे, है ना, जिसमें और किसी भी संख्या का भाग जाओ, एक और स्वयं के अलावा। जैसे 4 में 2 का भी भाग जाता है, 1 का भी जाता है, और 4 का खुद का भी जाता है। 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है ना, 1 का भी जाता है। 16 में 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। ऐसे 8 का भी जाता है, ऐसे ही, है ना। अब जैसे अब आज जस्ट इसका उल्टा है, बस ओनली एक एंड स्वयं से कटेगा, किसी नहीं कटेगा। इसकी कोई भी एक
और सेम को छोड़ के इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ले लिया 2, 2 केवल 1 और 2 खुद के अलावा किसी से नहीं करती। 5 खुद के अलावा किसी से नहीं करती। 1 तो सबसे करता है, 1 और खुद के अलावा किसी से नहीं करती। 7 भी 1 के अलावा किसी से नहीं करती। और सॉरी यहाँ पे 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा कि 9 3 से करती है ना। यहाँ पे आएगा 11। ओके, और देखो यहाँ पे एक नोट करने की बात है कि आपको है ना ऑप्शन में भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपने क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज पे जाता हूँ। दूसरी चीज भी अभी आपको अभी बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज है ना, ध्यान देने की चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे इसमें क्या है छोटी छोटी गलतियों में कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं, देखो ये 1 है। 1 ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। 1 ना तो भाज्य संख्या होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। ओके, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो मतलब पूरा पूरा भाग जाता है। 2 से सम संख्या इसे ही पहचान सकते हैं कि है ना जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 वो होता है ना तो भी सम होती है। अगर 2 से पूरा पूरा भाग जाए तो भी सम होती है। अब देखो विषम संख्या हो जाएगी 2 से पूरा ना कटे, बस पूरा ना कटे। जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 101, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी आपकी है ना पर्सनली जो एक्सरसाइज 1.1 है ना, आपकी एक्सरसाइज 1.1 EXERCISE है ना। एक्सरसाइज 1.1 है ना, वो इस बेस पे चलेगी अंकगणित के आधारभूत परिमेय, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि बोल सकते हो। देखो इसे क्या कहता है, ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या मतलब जिसके एक और स्वयं के अलावा और भी गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। बट यह क्रम के बिना अद्वितीय होता है, क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अब जैसे मैं इसके भी क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या है ना उसको आप उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो, लेकिन उसमें क्रम उसका है ना जो आप सीक्वेंस है ना वो कोई मायने रखता है। अब जैसे मैं मानूं, अब मैं एग्जांपल समझा तो एग्जांपल से आपको ढंग से समझ में आएगा। अब जैसे मैं 120 ले लूं, अब मैं 120 के गुणनखंड निकालूं तो इसके पूरी अभाज्य संख्या आएंगे। अभाज्य देखो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। इसको अब है ना जिसको आप अगर ना ऐसे भी लिख सकते हो। अब जिसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि इसको काटो, इसका एलसीएम भी मान सकते हो, अभाज्य गुणनखंड भी मान सकते हो। इसके निकालो तो क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 3, 3 बार आया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, है ना, तब भी 120 आएगा। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 इंटू में 5 इंटू में 2 की घात 3 या 2 क्यूब, है ना, तो भी इसका मान तो ये आएगा। मतलब आप ऐसे इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, आंसर तो ये आएगा। वो आपकी इच्छा आप कैसे करते हो। अब जैसे 343 का निकालिए, 7 का क्यूब भी होता है तो सीधे सीधे 7 का क्यूब होता है, सीधे सीधे 7 का क्यूब होता है, इसमें क्या है। अब देखो नोट एक चीज यहाँ पे एक और है ना, कोई भी संख्या या फिर कोई भी हो सकती है एन के रूप में हो, इसमें कभी कभी पूछ लेता है शॉर्ट टाइप में ये इसका इकाई अंक 0 आएगा क्या। इकाई अंक है ना 0, ये इसका एन की जगह कोई भी घात हो सकती है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। एन 0 तब होगा जब ओनली इकाई अंक 0 होगा जब ये 2 गुना 5 के रूप में हो। ये आधार, इसको आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आपकी ये एन है ना, इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं घात। अगर आपका आधार है ना 2 गुना 5 के रूप में किसी भी फैक्टर में हो, 2 गुना 5 तो इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि आप 2 को 5 से गुना करोगे 10 ही आएगा, तो इकाई अंक क्या होता है 0। अगर लेकिन 2 गुना 5 के रूप में नहीं हुआ तो भाई 0 नहीं आएगा, इसे ध्यान रखना है आपको, है ना। अब ये तो हो गया काम भाई। अब देखो एलसीएम, इस चैप्टर का मेन टॉपिक एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लस है, जिसको शॉर्ट में हिंदी में क्या बोलते हैं लस, लघुत्तम समापवर्तक। अब जैसे मैं इसको अगर शॉर्ट टाइम में डेफिनेशन में समझना चाहूँ तो मैं कैसे समझूंगा कि संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ व संबंध सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेते हैं। आपकी मैं क्या है ना पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। जैसे अब कैसे समझेंगे संख्याओं में गुणनखंडों में उभयनिष्ठ, भाई गुणनखंडों में उभयनिष्ठ में दोनों में कॉमन हो वो, अब सबसे बड़ी घात गुणनफल लेना है और जो कॉमन नहीं है ना उसको भी गुणा करना है, ये और लफड़ा है इसमें। अब जैसे मैं करता हूँ जैसे 36 और 54 का एलसीएम या लसन निकालता हूँ। जैसे 36 को मैं फैक्टर निकाल लूंगा तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2 की 18, फिर 3 से कट जाएगा, फिर ये क्या है, फिर 3 से कट जाएगा, फिर 2 से, फिर 3 3 3 से। अभी आपको पता होगा कैसे काटते हैं, इतना सो तुम्हें क्या बताऊँ। और 36 बराबर में क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2, और 54 बराबर में क्या लिख सकता हूँ कि 2 की घात 1 गुना 3 की घात 2। अब इसमें देखो 2 और 3 दोनों ही कॉमन है, लेकिन घातों का अंतर है कि एलसीएम, आप देखो एलसीएम 36 को 54 क्या हो जाएगा। मैं क्या बोला कि संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्या है 2 3 दोनों उभयनिष्ठ है,
संबंध और सबसे बड़ी घात को गुणनफल, सबसे बड़ी घात ढूंढो पहले, 2 की घात 2, 2 की घात 1। अब इसमें तो सबसे बड़ी घात लेनी है, कॉमन भी है, तो 2 की घात 2 लेंगे हम, ना कि 2 की घात 1, क्योंकि सबसे बड़ी घात बोला है तो 2 की घात 2 हो जाएगा। फिर 3 की घात 2 तो सबसे बड़ी है, 3 की घात 2 कर लो। अब एलसीएम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 क्या होता है 9 गुणा 4, तो क्या हो जाएगा 36, इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मान लो गलती से अगर यहाँ पे है ना 5 होता, अभी कॉमन नहीं है फिर भी इसको गुणा करते हैं, एलसीएम ये बोलता है, लेकिन अगर ये एचसीएफ होता ना तो यहाँ पे गुणा नहीं होता, केवल उसमें उभयनिष्ठ लेता है, बस आपको ये ध्यान रखता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है कि मसप होता है, इसको शॉर्ट में हिंदी में मसप बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक होता है। संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात छोटी घात का गुणनफल लेता है, उसमें तो देखो एलसीएम में भूलना मत, इसमें सबसे बड़ी घात का गुणनफल लेता है, लेकिन इसमें छोटी घात का गुणनफल लेता है बस, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ लेते हैं और फालतू को नहीं लेते। अब जैसे 96 का मैं 404 का है ना एचसीएफ निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखो 96 का फैक्टर करूंगा तो मैं आ जाएगा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, और 404 का फैक्टर करूंगा 2 की घात गुणा 101। अब मैं एचसीएफ निकालूं, देखो संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात को लेना, सबसे छोटी घात क्या है 2 की घात 5, 2 की घात 2 है, लेकिन कॉमन तो 100 की घात 2 ही सबसे छोटी घात, बिना कॉमन का तो हम लेंगे नहीं, इसमें ये चीज है, लेकिन उसमें लेते हैं। अब देखो ये 2 की घात 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा इसका आंसर बस। और इसमें है ना एक फॉर्मूला आपकी प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रश्नावली का है ना, ध्यान से सुनना, प्रश्नावली का सबसे वी 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 कितने भी स्टार दे लो इसको, ये पेन भी पता नहीं क्या हो गया इसके, कितने भी स्टार दे लो, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा है ना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज्यादा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक्स फॉर फॉर्मूला, कोई भी दो संख्या ओनली, ये केवल है ना 2 डिजिट के लिए होता है, 2 संख्याओं के लिए होता है ये फॉर्मूला, और किसी के लिए नहीं होता, अन्य पे ही काम नहीं करता। देखो किसी भी 2 संख्याओं का एलसीएम है ना, एक और बी, कोई भी 2 संख्या हो सकती है, मैं इसे ले आऊं, और एचसीएफ का गुणनफल उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोबारा समझो, कोई भी 2 संख्याओं का एलसीएम और 2 संख्याओं का एचसीएफ उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे मैं समझाऊँ आपको, अब देखो 96 है 404 है ना, तो 96 404 का जो, ये केवल 2 संख्या के लिए लागू होता है, 96 404 का जो एलसीएम होगा तथा एचसीएफ होगा उसका जो गुणनफल होगा ना वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ये आप देख भी सकते हो, पर्सनली मैं बताऊंगा भी अभी आपको। देखो ये हो गया, तो अब चलते हैं सीधे प्रश्नावली पे, तो आ जाओ। हाँ तो गाइज अब मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए प्रश्नावली 1.1। देखो एक्सरसाइज 1.1, देखो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, वो पहले ये तो 1.2 है ऐसे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.1 है। 1.1 पुराने सिलेबस का हट चुका है ना, तो मैं बता रहा हूँ कि प्रश्नावली 1.1 का पहले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अरे कुछ नहीं करना है, केवल अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उनके फैक्टर निकालना है, किस किस से कटते हैं, ये तो बच्चा कर सकता है, आप भी करोगे, टेंशन मत लो। अभी बताता हूँ कैसे करना है। अब देखो बुक को तो रखो साइड में, ये मेरी बुक है, अब आ जाओ कैसे क्या करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका बोला है, क्या बोला है ये तो बताओ। अरे बोला है कि 140 है, पहला ऑप्शन है 140, मैं पूरे ऑप्शन नहीं बताऊंगा भाई, पूरे ऑप्शन तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे करना है, और आपको खुद से नहीं भाई, मैं आपको एक चीज बताऊँ कि खुद से जितना निकालोगे ना उतना तो तुम मेरी वीडियो देखकर भी नहीं निकाल पाओगे, मेरी क्या किसी और की वीडियो देखकर नहीं निकालोगे, खुद से जितना लगाओगे ना भाई 100% जरूर मिलेगा उतना। देख खुद से ज्यादा लगाना, खुद से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो भी बताता हूँ। 140 देखो 140 है, 140 है, ये किससे कटेगा, पहले ये 2 से कटेगा, देखो 2 से कटेगा, दुस्ताम 14, ये दुस्ताम 14, और फिर क्या कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 35 बार 2 3 6 2 5 10, फिर किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर किससे करेगा 5 से, 5 सस्ताम 35, फिर 7 एकम 7। तो भैया क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ कि 140 बराबर क्या आया, 140 बराबर आया कि 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक तो मतलब अगर एक की घात लगाओ ना लगाओ तुम बात एक ही देती है, फिर मैंने लगा दिया। अब देखो आप इसको चेक भी कर सकते हो, आपका सही है क्या, 2 3 4 4 20 7 गुणा करो, 7 दूनी 114, 140 आ गया आपका आंसर। बस यही करना था, उसको अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में लिखना है। दूसरा का ऑप्शन है, दूसरा है 156। अब 156 के मैं कैसे लिख सकता हूँ, 156 का मैं बताता हूँ आपको, लिख लो 156। अब इसका फैक्टर निकालो 156 का, 156 तो उसी कटेगा, दुस्ताम 14 2 अंटे 16 2 3 6 2 9 18 3 एकम 3 3 3 9 13 एकम
13 आया। देखो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 156 बराबर क्या होता है, 156 बराबर होता है आपका क्या 156 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। बस सिंपल, बस आपको काटना है, कुछ नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड में तो दूसरा ऑप्शन क्या है, 3 8 2 5 3 8 2 5 3 8 2 5। इसका फैक्टर निकालना है पहले आपको। ये लाइन में नहीं खींचती। हाँ अब देखो 3 8 2 5 पहले किससे कटेगा, इसको जोड़ो। ये मैं हिसाब से अकॉर्डिंग टू 3 से कर सकता है, क्योंकि इसका 3 से कब कटेगा, जब इसके अंकों का योग 3 के फाड़े में आता हो। जैसे 3 8 3 हो गया 11 11 2 13 13 5 18, मतलब 3 से कटेगा यार। तुम्हें क्या गया 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 5 15, फिर 3 से कट रहा है क्या, देखो 7 5 12 12 2 14 14 1 15, मतलब 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा यार। 3 चौक 12 3 2 6 3 5 15, फिर 3 से कट रहा है क्या, 4 2 6 1 5 11, नहीं अब तो 5 से कटेगा। काटो तो क्या हो जाएगा, 5 अंटे 40 है ना, 5 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 5 ताम 35, 17 से कटेगा। अब तो 17 का तो किसी कटता नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 3 8 2 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 17। कैसे किया, घात 2 की 3 2 बार गुना है ना, तो घात 2 लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे के ऐसे भी एडजस्ट ऐसे की ऐसे भी लिख दूं ना, तो भी आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। फिर भी घात में क्या है, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, अब इसका ये हो जाएगा ओके आंसर। अब देखो चौथा ऑप्शन क्या है, 5005। चौथा ऑप्शन है आपका 5005। अरे यार शुरुआत में करोगे ना तो थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि मैं भी है ना अभी अभी किया हूँ, इसलिए। देखो अभी कैसे कटेगा, सीधा 5 से काटो ना इसको, 1001। अभी कुछ कर सकता है, काटो। देखो 6 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, दोबारा है 2 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से 6 7 से देखो यार एक बार, देखो चेक करता हूँ। 7 से 7 कब 7 3 बचा, 7 चौक 28। हाँ फिर 7 चौक 28, फिर क्या बता 7 या 21। यार फिर 7 से कट रहा है क्या, नहीं 7 से नहीं कटेगा, 11 से। 11 एकम 11 3 बचा, 11 33, फिर 13 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा कि 5005 बराबर में क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। बस यही करना है आपको। अब देखो अब लास्ट का ऑप्शन क्या है, ये भाई ये क्वेश्चन आपने अगर पहली बार में कर दिया ना, तो इसका मान लो आपकी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भाई इसमें तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा डीप, मेरे पहली बार में तो हुआ ही नहीं था ये, फिर भी बता रहा हूँ। ये किससे कटेगा, देखो तुम काटो ना तो काटते काटते तुम्हारा टाइम चले जाएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ ये पहले कटेगा 17 से। 17 से कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17 17 34 51 7 चौक 68 17 चौक 68 है ना, फिर 17 चौक 68 बच गया, फिर बचा 6 7 51 है ना, फिर 51 बच गया, तो 51 में 17 7 119, तो 17 7 19, अभी 19 से ही कटेगा, 19 आगे 17 7 119, तो 19 से 38 38 57 तो नहीं, 38 29 57, 23 से कटेगा, क्या हो जाएगा, मैं 7,429 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि 17 गुना 19 गुना 23। देखो आंसर देखो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, देखो कि पूर्णांक निम्नलिखित युग्म के लिए एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए कि दो संख्या होगा गुणनफल एचसीएफ एलसीएम है क्या, बस ये फॉर्मेट है पूरा। तो पहली संख्या क्या है कि 2691 भाई, 2691 है पहली संख्या, 26 एंड 91। ये कैसे करेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 अंटे 16 9 18 3 3 9 3 एकम 3। ये कटेगा कैसे का, 7 से कटेगा,
ये 13 सही है। अरे 91 क्या है? अब देखो 26 से 91 का अपनी को क्या एलसीएम भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले किससे कटेगा? देखो ये पहले किससे कटेगा? ये पहले कटेगा 2 से। देखो 2 2 3 6, फिर 13 से। 13 के अलावा तो किसी से कट भी नहीं सकता। ये किससे कटेगा? पहले से कटेगा 7 से। 7 1 7 7 21, 21 से कटेगा, फिर 13 से कटेगा। अब देखो तो मैं 26 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 26 को लिख सकता हूँ कि भैया कि हाँ जी सर कि 2 गुना 13 और एंड मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ? नहीं देखो सॉरी 91 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 7 गुना 13। अब देखो एसएफ के इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ? दो पहले एलसीएम निकालो, एसएफ पहले एसएफ निकाल देता हूँ। एसएफ और 26 एंड 91 क्या हो जाएगा कि एसएफ क्या कहता है? एसएफ यही कहता है कि संख्याओं में विनिष्ट सबसे छोटी घात को गुणनफल लेना है। घात का इसमें ये कि है, विनिष्ट भी ये कि तो 13 हो जाएगा, है ना। एलसीएम क्या होगा? बस तीनों को गुना कर दो। एलसीएम और 26 एंड 91 क्या हो जाएगा कि इसको गुना करो। विनिष्ट संख्या में सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात तो यही है 13 गुना 7 गुना 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 13 गुना 14। तो 13 और 14 कितना होता है? आपका होता है 182। 182 आपका आंसर। ऐसे भी चेक करने को बोला है ना कि 182 और एसएफ ऑफ 26 और 91 और एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 का गुणनफल क्या इन दोनों के गुणनफल के बराबर है? तो भैया हमें बताओ ना आपको, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। अगर आप नहीं मानो तो मैं करके बता देता हूँ। देखो एसएफ क्या है इसका? इसी पे एसएफ पहले ले लो। एसएफ 26 एंड 91 एंड एलसीएम of 26 and 91 is equal to 26 into 91। ओके अब मैं देखो तो 26 और 91 का एसएफ क्या है? एसएफ इनका 13 और एलसीएम 26 और 91 का क्या है? इनका है 182, है ना। और वही ये बोल रहे हैं कि 26 गुना 91 करो। 26 गुना 91 करते हैं। अब देखो एक चीज़ बताऊँ, सॉरी 13 और 182, 13 और कि 23,460, 23,460 आ जाएगा। 23,460। अब इसको भी गुना करूंगा ना 23,460 ही आएगा, चाहे आप कर सकते हो, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। तो इससे ये प्रूफ होती है कि बात की एसएफ और एलसीएम अगर दो संख्या होगा, एसएफ एलसीएम को हम गुना करें तो उन संख्या गुणनफल के बराबर होता है। क्योंकि आप देखो एसएफ एलसीएम गुना करा 26 91 तभी आपका 23,460 आ रहा है। इसमें भी यही आ रहा है ना। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्या है। दूसरा एग्जाम्पल है कि 510 और 92, हाँ 92 है। हाँ 510 को काटो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब देख 5 से कटेगा, 5 से क्या कि 510 12 3 से ही कट रहा है। पहले 3 से काटो कि 30 में कि 3 24, 3 पंजे 15। अब 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 7 35 17। ये 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 4 2 3 6, 23 से कटेगा तो, है ना। ये 2 है, सॉरी 2 है, 2 है ना। 2 आ गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 510 को लिख सकता हूँ मैं, 510 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुना 3 गुना 5 17 दूसरा एंड 92 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 गुना 23 लिख सकता हूँ, है ना। तो 2 की घात 2 गुना 23 हो जाएगा। अब इसी प्रकार मैं आपको बताऊं कि एसएफ, अब इसमें भी वही प्रोसेस है कि एसएफ चेक करना है, एसएफ निकालना है पहले तो। एसएफ 510 एंड 92 क्या हो जाएगा कि संख्याओं में विनिष्ट सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या है? छोटी घात क्या है? 2 ही है, इसमें 2 ही है, सबसे छोटी घात 2 आ जाएगा इसका एसएफ। लेकिन एलसीएम देखो तो पूरी को गुना करना पड़ेगा सबसे बड़ी घात लेकर, 510 और 92, है ना। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी घात गुणनफल 2 की घात 2
और पूरा गुना कर दो 3 गुना 5, सॉरी ये 2 की घात 2 ही है, 5 गुना में 17 गुना में क्या हो जाएगा आपका 23। अब इनको मल्टीप्लाई करूँगा ना तो आपका आएगा 2 3 4 6 0 23,460। ओ भाई प्री 23,460 आएगा इसमें भी, 23,460। भाई क्या डिमांड है, डिमांड तगड़ी है। अब देखो 23,460 आ गया। अभी हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या इसके बराबर है क्या? 510 और 92 के बराबर है। तो भैया अभी चेक करता हूँ कि 2 गुना 2 3 4 6 0 बराबर 510 गुना 92 के बराबर है। तो मैं भी कैलकुलेट करता हूँ इसको कि हाँ भाई, तो क्या आ जाएगा 2 की घात 0 2 चुकी 2 2 चुकी बराबर 2 ऐसे लगे 2 चुका 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4, ये भी ये आएगा 46,920। इसका मतलब बात राइट है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है 330 54। इसको तो आप खुद ही कर लेना। 330 54 फिर भी मैं करा ही देता हूँ यार, आप वीडियो देख रहे हो तो मैं करा देता हूँ। मेरी वीडियो पे आए फालतू में आपको दूसरी जगह भगाऊंगा नहीं। 554। अब देखो इसको काटो 2 1 2 2 की 12 2 16 ये 6 2 16 2 चौका 8 2 चौका 8 2 3 4 2 3 4 2 1 2 3 7 21 7 1 7। तो मैं 336 बराबर क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 4 गुना 3 गुना 7। अब ये क्या है ये आपका वो है रे 54 है भाई 54 है, सॉरी 2 दूनी 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 3 1 3। तो क्या हो जाएगा मैं 54 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 54 को लिख सकता हूँ कि 2 गुना 3 की घात 3। अब एचसीएफ निकालू तो सबसे छोटी घात को गुणनफल लेंगे। तो छोटी घात क्या है 2 गुना 3 ही है, क्या हो जाएगा 6। लेकिन एलसीएम देखो तो क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी घात को गुणनफल लो। सबसे बड़ी घात क्या है 2 की घात 4 गुना 3 की घात 3 गुना में क्या 7। 2 की घात 4 क्या जाएगा 16 3 3 27 गुना 7। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 3024। ओके आंसर। अभी वो दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे आना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा अब मैंने पढ़ा कि एसएफएल से, अरे यार वही प्रोसेस है, देखो वही प्रोसेस है, एसएफएल से निकालना है। बस इसमें है ना अपने को जांच करने के लिए नहीं बोला है इसमें, लेकिन 3 संख्या है, एक संख्या नहीं, 3 संख्या है इसमें। इसमें क्या है पहले बोला है कि 12 पहले बोला है आपको 12 15 और 21 एचसीएफ एलसीएम निकालना है। 21 देखो 2 चुकी 12 2 3 6 3 1 3। मैं क्या लिख सकता हूँ 12 को लिख सकता हूँ, हाँ जी 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2 गुना 3। इस प्रकार ये 15 है, 3 पंजो 15 5 एकम 5। मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। ओके एक ही है ना एक। मैं इस प्रकार 21 को क्या लिख सकता हूँ 3 अस्ताम 21 7 एकम 7। 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 1 गुना 7। इसमें है ना एचसीएफ निकालो, एचसीएफ को जाएगा सबसे छोटी घात को गुणनफल, सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ तो इसमें भैया 3 ही मिल रही है, तो 3 ही हो जाएगा एचसीएफ। लेकिन एलसीएम सबसे बड़ी घात गुणनफल होता है और उसमें जो उभयनिष्ठ नहीं होता उसको भी गुना करते हैं। उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात गुणनफल 3 ही आ जाएगा, फिर इसके बाद में आ जाएगा 2 की घात 2, फिर इसके बाद में आ जाएगा क्या 7। अब मैं इसको गुना करूँ, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा 3 गुना 4 गुना 7 3 चौक 12 12 गुना 7
7 दिन 4 से लेके 7 7 1 8 बरसताम 84 इसका एलसीएम बस। क्या सिंपल है, बस आपको बस समझना है। ओके 84, अरे रुक जाओ, 84 में 5 से भी तो गुना करेंगे, वहाँ पे 5 तो मैंने लिया ही नहीं। 5 84 में 5 से गुना करो तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 420। हाँ जी, तो आपका आ जाएगा एलसीएम 420। ओके आंसर है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है ना, ये तो था पहला। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है आपका कि 17 23 और क्या 29 का 80 भी निकाल रहे। अरे भैया इसका तो गुना लंबा जाएगा, क्योंकि एक और सेम के अलावा किसने कटा, ये 17 से ही कटेगा, ये भी 23 से ही कटेगा, ये भी 29 से ही कटेगा, है ना। तो इनको एचसीएफ तो इनका हो जाएगा, एक ही हो जाएगा भाई, कोई भी निष्ठ नहीं है तो एक होएगा। एलसीएम 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 कोई भी निष्ठ नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा 17 23 29 को सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ ऑप्शन भी नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 11,339। ओके थर्ड ऑप्शन देखो भैया, थर्ड ऑप्शन देखो कि है ना 8 9 25 है। 8 है एक, तो आपका 9 स्क्वायर है पूरे, 25 है। 8 किसे करता है, 2 2 चौकार 2 दूनी 4 2 एकम 2 3 3 9 3 एकम 3 5 एकम 25 5 एकम 5। मतलब मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, 3 को नहीं सॉरी 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। ओके अब देखो एसएफ निकालूं संख्या उबेनिष्ठ तो कोई है नहीं, इसका भी ये क्या जाएगा। एलसीएम क्या होगा, उबेनिष्ठ 2 का 3 3 का 2 5 का 2 गुना ही करना पड़ेगा, या गुना ही करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 25 8 9 72 72 गुणा 25 करोगे ना तो आपका आएगा 1800। कैसे 1800 कि 25 दूना 50 के 0 25 के 25 को 100 25 25 25 50 175 175 में 5 जोड़ो तो 1800 हो जाएगा ना। देखो फाड़े तो यार मुंह पे होने चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एचसीएफ दिया है दो संख्या को। देखो उसमें वो फॉर्मूला याद करेगा कि काम करेगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम में गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसमें आपको एचसीएफ बता रखा है, दो संख्या भी दे रखी है, एलसीएम ज्ञात करना है। कुछ ही नहीं है, वो पूरा फॉर्मूला लगाना है आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि एचसीएफ दो संख्या है 306 है ना और 657 657 इनका आपको पता है। एचसीएफ दिया है कितना है 9 है। तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है भैया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो एलसीएम निकाल दे, बस फॉर्मूला लगा दो कि एचसीएफ तो आपको पता ही है। एचसीएफ तो आपको एचसीएफ गुना में एलसीएम गुना में दोनों संख्याएं पता है आपको 306 गुना 657। इसमें से क्या ज्ञात आपको एचसीएफ ज्ञात है, आपको एलसीएम निकालने तो क्या करो 9 गुना एलसीएम को मान लो, चलो एलसीएम मान लो है ना 306 गुना 657। अब ये गुना में इधर चल जाएगा तो भाग में हो जाएगा है ना। एलसीएम तो करो 306 गुना 657 में 9 से काटो, कट रहा है क्या 12 12 18 कट रहा है, क्या हो जाएगा 9 की 54 9 63 2 9 30 27 73 हो गया। 73 को 306 से गुना करूं, अगर मैं 73 को 306 से गुना करूं ना तो आपका आएगा 22,338। तो 306 गुना 78 आएगा आपका 22,338 22,338। ओके आंसर। अब का पांचवा क्वेश्चन क्या है, अब देखो मैंने आपको एन वाला बोला था ना, पांचवा क्वेश्चन वो उसके अकॉर्डिंग होगा। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि किसी प्रकार संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखो 0 पर समाप्त कब होगी, जब वो 2 गुना 5 की घात n के रूप में हो। लेकिन इसमें क्या है 6 की घात n पूछ रहा, हो सकती है कहीं, लेकिन ये इसका फैक्टर 2 की घात 3 होगा, इसमें तो 5 तो शामिल ही नहीं है। इसका मतलब ये 0 पर समाप्त होगा ही नहीं। इसका मतलब लिख सकते हैं कि 2 की घात 5 गुना n के रूप में नहीं है इसका आधार, इसलिए इसका इकाई का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना।
अब इसका आ गया हम छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू में 11 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। वो तो आपको बता ही दिया कि एक और स्वयं के अलावा और भी सही कट है वो भाज्य संख्या है। अब इसको प्रूव करना है कि किस भाज्य संख्या है, बस इसके गुणनखंड निकल जाए, गुणनखंड गुणा में हो जाए, बस भाज्य संख्या अपने आप आ जाएगी और काम तो अपने आप हो जाएगा, है ना। तो भाज्य संख्या बताता हूं आपको कि व्याख्या कीजिए कि प्रश्न दे रखा है आपको। छठा क्वेश्चन है कि 7 इंटू में 11 गुणा में 13 प्लस में 13 फिर क्या एंड 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस 5। अब मैं देखूँ ना इसमें 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है तो 7 और गुणा में 11 हो जाएगा, 7 गुणा में 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी एक ही बचेगा। देखो यहाँ पे भी ये छोटी ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी एक ही बचेगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या करो 5 कॉमन ले लो, तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ पे एक बचेगा। ये गुना है, ये प्लस है, ध्यान रखना, चिन्हों में गलती मत करना। 13 गुना क्या हो जाएगा 77, 77 प्लस 1 एंड ये क्या हो जाएगा 5 गुना। अब 7 को 6 से गुणा करो, 7 की 42, 42 गुना 4 करो और 16 168 है, 168 गुना 3 करो। अब ऐसे गुना करूँगा, है ना, तो ये हो जाएगा 7 की 42, 7 की आपका 42 हो जाएगा, 42 42 गुना 4, 42 गुना 4 होगा 4 दुनिया 4 16, 168 168 गुना में 3 24 3 18 20 का 0 16 के 2 3 3 3 5 हो जाएगा, 5 और 4 को 2 से गुना करो, 2 चौका 0 5 10, तो क्या हो जाएगा आपका 1008 हो जाएगा, 1008 प्लस 1। अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 13 गुना 78, है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 5 गुना 1009, अगर ब्रैकेट भी लगाऊं तो उसका मतलब गुना ही होता है, का मतलब भी गुना ही होता है ना। अब देखो ये गुना में इसके फैक्टर निकल रहे हैं, इसके फैक्टर निकल रहे हैं, इसके भी फैक्टर निकल रही है, अकेले नहीं है, इसके एक और स्वयं के अलावा से भी इसके गुणनखंड है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। यहाँ पे प्रूफ हो गया ना, बस ये सिद्ध करना था। अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है पर्सनाली एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है कि क्या है, किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। हाँ भाई, इस मैदान का एक वर्ताकार चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, लेकिन इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को तो 12 मिनट लगते हैं। पता नहीं कौन सी स्पीड से दौड़ता है ये रवि। और मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः, बस ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनः प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे। अब देखो सोनिया को लिखते हैं 18 मिनट, रवि को लिखते हैं 12 मिनट, तो दोनों ही एक ही स्थान से दोबारा चले प्रारंभ करे तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान बोले ना, उस समय आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का मतलब क्या है, वो सबसे छोटी से छोटी कम से कम टाइम पे, चाहे दोनों एक ही स्थान पे एक ही टाइम पे जाके मिलेंगे, तो उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आपके सोनिया को वर्ताकार पथ का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट। 18 मिनट, एम का मतलब मिनट बता रहा हूँ मैं। और जबकि रवि को लगता है ओनली कितना लगता है, ओनली लगता है 12 मिनट। तो इनका एलसीएम निकाल लो कि दोनों कब मिलेंगे एक साथ। 18 दूना 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 चिकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसलिए 18 बराबर 2 की घात 1 गुना 3 की घात 2, लेकिन 12 बराबर 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1। तो एलसीएम क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका, देखो संख्या में मैंने सबसे बड़ी घात गुणनफल लेंगे, तो बड़ी घात गुणनफल 2, इसका क्या हो जाएगा 3 की घात 2, तो क्या हो जाएगा 4 गुना 9 बराबर 36 मिनट। 36 मिनट बाद में रवि और सोनिया एक स्थान पे जाके मिलेंगे, ये चीज है भाई। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 का हो गया है द एंड। अब बचियो ओनली 1.2, वो भी करते हैं।
तो हेलो गाइस, अब भैया पर्सनली 1.2 चलाते हैं जो इस चैप्टर की लास्ट प्रश्न वाली है। अब देखो इसमें क्या है ना, दे रखा है कि क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये पता तो है हमें कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करके बताना है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस ऐसे वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ना प्रूव करने के लिए आपको 2 या 3 नंबर के आसपास देता ही देता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको करना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको सीख लो भाई कैसे करना है। मैं आपको बता दूँ कैसे करना है ना। एक ना एक जरूर आएगा, बस आपको फॉर्मेट समझ लेना है और आप किसी को कर। मैथ में क्या है, फॉर्मेट मानता है बस। फॉर्मेट एक बार समझ में आ गया तो आप किसी को कर सकते हो। अब देखो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो पहले इसको परिमेय मानो, उल्टा मान के चलूँ है ना। मैं क्या मान लूंगा पहले, तो पहले मैं मान लूंगा कि माना कि क्या माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 5 बराबर a बटा b, या a बटा b नहीं मानो तो p बटा q भी मान सकते हो, जहाँ a व b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य मतलब जिनका HCF एक ही है संख्या है, तथा b इज नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं तो ये परिमेय कहाँ से होगी। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, अब देखो ये अंडर रूट 5 है, अब इसको दोनों पक्ष अंडर रूट में आ जाए तो दोनों पक्षों में वर्ग कर लेना चाहिए, वो इजी हो जाता है काम। तो मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर लूंगा, स्क्वायर निकाल लूंगा, फिर क्या है आसान हो जाएगा काम। अब निकालूंगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करो पहले, फिर क्या करो a बटा b का होल स्क्वायर करो, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल तो 5 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, अब b स्क्वायर। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि a स्क्वायर 5 से कट रहा है और b स्क्वायर 5 से कट रहा है, फिर क्या हो जाएगी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या का तो सहभाज्य अगर 20 एक ऐसे अब एक ही आता है, इनके फैक्टर होते ही नहीं है ना। लेकिन फिर उल्टा हो जाएगा ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका विरोधाभास प्रकट करके। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भाग में चल जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखो समीकरण नंबर 1 मतलब क्या 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा, b विभाजित करेगा, सेम टू सेम प्रोसेस। अब कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मान लो कोई संख्या है 5 का स्क्वायर मान लो, अब मैं 5 से भाग दूँ, अब मैं मान लो 5 का स्क्वायर 5 से भाग दूँ। अब देखो अगर 5 का स्क्वायर से मैं 5 से भाग दूँ ना, तो अभी इसमें 5 है, तभी ये 5 से कट रहा है। अगर मैं 25 लिखूँ तो अभी ये 5 से कट रहा है ना। तो अगर स्क्वायर भी हो ना तो भी उससे कट रहा है, तो उसके स्क्वायर करने पर भी जो संख्या आएगी तो भी उससे कटेगा। जैसे मैं 5 से काटूँ, 5 का स्क्वायर करूँ तो 5 से भी कटेगा, लेकिन 25 से भी कटेगा, ऐसे है ये प्रोसेस इसमें है। अब देखो ये प्रोसेस होगी, अब हम क्या मान लेते हैं, ये 5 ए स्क्वायर को काट रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर इसका कोई फैक्टर है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि पुनः आगे ए बराबर माना कि कितना 5c मान लो, कि 5 का कोई गुणनखंड होगा तभी 5 से कट रहा है, 5c मान लिया। तो अब b स्क्वायर में मान रखने पर क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर करो तो b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर बटा में 5, और 5 से काटो तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। मैं क्या लिख सकता हूँ c स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ b स्क्वायर बटा में 5। अब यहाँ से क्या मिला कि b स्क्वायर भी 5 से कट रहा है, समीकरण नंबर 2 b स्क्वायर भी 5 से कट रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि वही प्रोसेस कि अगर 5 b स्क्वायर को काटता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, वही प्रोसेस। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि
अंडर रूट ए व बी सहभाज्य संख्याएं है। हमने पहले सहभाज्य संख्याएं माना, देखो सहभाज्य संख्याएं माना, लेकिन इनके तो गुणनखंड निकल रहे हैं क्योंकि ए स्क्वायर 5 से कट रहा है, बी स्क्वायर 5 से कट रहा है। अतः परंतु यह विरोधाभास प्रकट हो रहा है, परंतु यह विरोधाभास प्रकट हो रहा है, परंतु यह विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हर लाइन आप आंसर में हर लाइन लिखना है बस। परंतु विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि सहभाज्य मान लिया है, लेकिन इसमें तो फैक्टर निकल रहे हैं, तो अब क्या करें। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 3 + 2 अंडर रूट 5। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है क्या। अरे यार बस वही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, वही लास्ट में लिखना है। मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में कि क्या कर देंगे। आपको किसी भी अंडर रूट की संख्या के लिए रखनी है बस, कि माना कि 3 अंडर रूट 2 5 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 रूट 5 हो जाएगा, बराबर क्या लिख सकता हूँ a/b। इसको 3 को इधर भेजो, हमको अंडर रूट का किसी भी अकेले में करना है, तो a/b -3 एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, तो b किस में भाग दो a, तो -3b हो जाएगा। अब ये गुणा में इधर चल जाएगा तो भाग में, तो अंडर रूट 5 के बराबर क्या आ जाएगा a - 3b, ये भाग में इधर तो गुणा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सीधे आ गया, आप इतना फॉर्मेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि जहाँ a - 3b, आप ये चित्र लिखना है कि a b सहभाज्य संख्या है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो परिमेय संख्या होती नहीं है। ये सिचुएशन होती है कि a b जहाँ पूर्णांक है, मतलब सहभाज्य संख्या है, परंतु परिमेय संख्या है, ये भी है ना। देखो अंडर रूट 5 इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये सहभाज्य संख्या है और ये परिमेय संख्या है। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 5 ही परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी तो इसके बराबर में ही है। लेकिन यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमने इसका निकालते हैं अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 + 2 अंडर रूट 5, 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध हो जाएगा। अब वही फॉर्मेट इसमें करना है क्या, कि 1/√2 कैसे होगा, 1/√2 बता देता हूँ आपको। वही प्रोसेस करना है कि 1/√2, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा a/b के बराबर हो जाएगा। तो इसको गुणा करो तो क्या हो जाएगा, √2 a = b, तो क्या हो जाएगा √2 = b/a। वही बात हो जाएगी कि है ना, b व a सहभाज्य संख्याएं है ना, परंतु सहभाज्य संख्या है, परंतु अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी इसके बराबर में है, परंतु विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः क्या लिख देंगे, 1/√2 भी एक अपरिमेय ही संख्या है, अपरिमेय संख्या। लास्ट में लिखना है। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में तो इति सिद्धम लिखता ही है, या हांस प्रूफ्ड। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले, अरे यार इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, बस आपको तो मीन्स समझना है। अब ऐसे 7 अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा, वही a/b मान लो, है ना। तो क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है a/b मान लो, तो इसको भेजो गुणा में, तो चल जाएगा गुणा में, चल भाग में, क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 5 a/b 7, अरे वही बात हो जाएगी a/b तो 7b। तो वही बात हो जाएगी कि a/7b में a जहाँ एक परिमेय संख्या है, अर्थात अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः 7 5 अपरिमेय संख्या है। बस इतनी सी बात है, 7 अपरिमेय संख्या है। अब 6 + √2 है, 6 + √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो a/b मान लो, तो क्या करो √2 इधर रहने दो, 6 को इधर भेजो, a/b -6/6 क्या हो जाएगा, √2 बराबर करो b, इसमें एक के बाद 2 a आ जाएगा, तो क्या जाएगा -6b। क्या लिख सकता हूँ कि a - 6b/b, जहाँ
एक परिमेय संख्या है अर्थात ये √2 के बराबर है, तो इसका मतलब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय, वही सेम प्रोसेस है, परिमेय संख्या होगी, लेकिन परंतु विरोधाभास प्रकट हो रहा है क्योंकि √2 तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। इसका मतलब √6 प्लस √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बस हैंस प्रूव्ड। प्रश्नावली क्लियर, प्रश्नावली ऑल प्रश्नावली क्लियर। 1.1 1.2 दोनों को मैंने करा दिया है। अब देखो मैथ क्या मांगती है, आपको मैं बता रहा हूँ मैथ क्या मांगती है। मैथ मांगती है प्रैक्टिस। मैथ ऐसे सब्जेक्ट है जितना प्रैक्टिस करोगे, अपना जितना 100% दोगे ना, 100% ही रिजल्ट जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको पता ही होगा मैथ को कोई पढ़ने की सब्जेक्ट नहीं है, मैथ कोई पढ़ने की सब्जेक्ट नहीं है। मैथ में जितना रगड़ोगे उतना ज़्यादा चमकोगे। तो प्रैक्टिस मैथ से मैन परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप सब कुछ जान सको। तो थैंक यू ऑल ऑफ मच। हाँ, तो टाइम वेस्ट मत करो और बाय बाय। थैंक यू, सो लव यू एंड बाय। और टाइम